लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में मानवीय मदद में की गई अमेरिकी कटौतियों के असर को सामने लाया गया है। लेखक बताते हैं कि ट्रंप प्रशासन की नीतियों का सबसे गहरा प्रहार महिलाओं और लड़कियों पर हुआ है। कई बार ये कटौती सीधे उन पर निशाना नहीं साधती, लेकिन जब परिवारों की रोजी रोटी पर संकट आता है तो सबसे पहले बेटियों की पढ़ाई छूटती है। उन्हें घर और खेत के काम में झोंक दिया जाता है और कई बार उनकी शादी भी कम उम्र में कर दी जाती है। लेख कहता है ये सिर्फ महिलाओं का नुकसान नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सामाजिक और नैतिक संकट है। लेख में उदाहरण दिए गए हैं। युगांडा के शरणार्थी कैंप में हजारों बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, जिनमें ज्यादातर लड़कियां थीं। एक लड़की एलिस को पिता ने सिर्फ इसलिए शादी के लिए मजबूर किया क्योंकि खाने का इंतजाम नहीं था। किसी को दहेज में थोड़े पैसे मिल जाते हैं तो बेटी बोझ कम लगती है। इसी तरह स्वास्थ्य सेवाओं की कटौती में हालात और बिगाड़ती हैं। माओं की मौत प्रसव के दौरान बढ़ी है। एचआईवी के मरीज इलाज से वंचित हैं। गर्भ निरोधक साधनों की कमी ने अनचाही गर्भावस्था और मातृ मृत्यु को और बढ़ा दिया है। यानी जीवन बचाने वाली बुनियादी सुविधाएं भी छिन रही हैं। लेखक ये भी समझाते हैं कि मानवीय मदद सिर्फ दया या नैतिकता का सवाल नहीं है, ये वैश्विक सुरक्षा और राजनीति का भी हिस्सा है। अगर गरीब देशों में बीमारी फैलती है तो उसका असर विकसित देशों पर पहुंचता है। जब राज्य असफल होते हैं तो पलायन और हिंसा बढ़ती है। यानी ये निवेश अमेरिका और पूरी दुनिया की स्थिरता में योगदान देता है। इसके बावजूद ट्रंप प्रशासन ने प्रजनन स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और यहाँ तक कि कैंसर रोकथाम कार्यक्रमों पर भी कैंची चला दी है। लेख का अहम संदेश ये है कि महिलाएं कमजोर नहीं हैं, हालात कमजोर बनाते हैं। अगर थोड़ी सी मदद, शिक्षा और संसाधन दिए जाएं, तो वही महिलाएं अपने परिवार और समाज को संवार सकती है। लेख में एक अपंग शरणार्थी महिला का जिक्र है, जिसने रेंगते हुए 100 किलोमीटर का सफर तय कर अपने बच्चे को बचाया। सवाल यह है कि ऐसी हिम्मत रखने वाली महिलाएं अगर सही सहारा पाएं तो वो क्या क्या नहीं कर सकती। न्यूयॉर्क टाइम्स का लेख हमें याद दिलाता है कि मानवीय मदद में की गई कटौतियां केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि लाखों औरतों और लड़कियों के जीवन और भविष्य का सवाल है। द गार्जियन में प्रकाशित लेख में दक्षिण कोरिया के एक दिलचस्प लेकिन गंभीर सामाजिक ट्रेंड पर बात की गई है। हैंगओवर इलाज का बढ़ता बाजार। शराब के अगले दिन की तकलीफ से निपटने के लिए कभी लोग गर्मा गर्म हेंजा जांगुक यानी हैंगओवर सूप पीते थे, पर अब दुकानों और सुपरमार्केट्स में हजारों करोड़ का कारोबार करने वाले ड्रिंक, जेली और टैबलेट्स बिक रहे हैं। इनका मुख्य नायक है होवेनिया डल्सिस, जिसे कोरिया में हॉटगी कहा जाता है और जिसे अब पारंपरिक औषधि का दर्जा दिया जाने लगा है। लेख बताता है कि आज कोरिया का हैंगओवर इलाज बाजार करीब 350 अरब वॉन तक पहुंच चुका है। दिलचस्प बात यह है कि लोग पहले की तुलना में कम शराब पी रहे हैं, लेकिन इलाज का कारोबार और बढ़ रहा है। वजह यह है कि अब यह सिर्फ सेहत का मामला नहीं, बल्कि सामाजिक संस्कृति का हिस्सा बन गया है। युवा पीढ़ी हैंगओवर ड्रिंक गिफ्ट में बांटती है, यानी पार्टी के शिष्टाचार का हिस्सा बन चुकी है। कोरियन वेव के चलते प्रोडक्ट्स अब दक्षिण पूर्व एशिया और बाकी दुनिया में भी पहुंच रहे हैं। लेकिन वैज्ञानिक नजर से देखें तो इन दावों की ज्यादा ठोस पुष्टि नहीं है। चूहों पर किए गए कुछ प्रयोगों में हॉटगी के अर्क से शराब का असर कम होता दिखा, लेकिन इंसानों पर गंभीर स्तर की स्टडी नहीं हुई। फिर भी कंपनियां सालों से इसे पारंपरिक कोरियन नुस्खा बताकर बेच रही हैं। इसी वजह से सरकार ने जनवरी 2025 से नियम सख्त किए हैं। अब बिना मानव परीक्षण के कोई कंपनी हैंगओवर इलाज का दावा नहीं कर पाएगी। लेख का निचोड़ ये है कि कोरिया में ये प्रोडक्ट विज्ञान से ज्यादा संस्कृति और भरोसे से चल रहे हैं। कई लोग मानते हैं कि असर है या नहीं, ये उतना मायने नहीं रखता। असली बात यह है कि वो किफायती हैं, रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं और सामाजिक जुड़ाव में मदद करते हैं। यानी हैंगओवर इलाज का ये धंधा हमें बताता है कि कोरियन समाज में
शराब और उससे जुड़ी परंपराओं को कितना गंभीरता से लिया जाता है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख में अफ्रीकी अमेरिकियों के उस सफर की चर्चा है जिसमें वो अमेरिका छोड़कर घाना लौट रहे हैं। इन लोगों को रिटर्निस्ट कहा जाता है, यानी वो मानते हैं कि उनके पूर्वज कभी यहीं से गुलामी के जहाजों पर लाए गए थे। लेख की शुरुआत एक युवती एशले हारूना की कहानी से होती है। हारूना मूल रूप से अमेरिका में जन्मी पली थी, लेकिन जब उन्होंने घाना के कैप कॉस कैसल में उस अंधेरी कोठरी को देखा जहां कभी गुलामों को रखा गया था, तो उन्हें लगा मानो उनका रिश्ता इस जमीन से जुड़ा है। वही अनुभव उन्हें बार बार खींचकर घाना ले आया और उन्होंने यहीं बसने का फैसला कर लिया। लेख बताता है कि घाना लंबे समय से अफ्रीकी डायस्पोरा को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करता आया है। 1950-60 के दशक में घाना के पहले राष्ट्रपति क्वामे नक्रूमा ने ब्लैक अमेरिकियों को बुलाया था, जिनमें बड़े नाम जैसे WEB डू बोइस और माया एंजेलो शामिल थे। हाल ही में 2019 में ईयर ऑफ रिटर्न और अब बियॉन्ड द रिटर्न जैसी सरकारी पहल ने सैकड़ों अफ्रीकी अमेरिकियों को घाना की नागरिकता दिलाई है। ये पहल लोगों के लिए केवल घर बदलने का मामला नहीं है, बल्कि गुलामी की त्रासदी के बाद अपने पूर्वजों की मिट्टी में लौटकर नई पहचान पाने की कोशिश है। लेकिन लौटने वालों के सामने चुनौतियां भी हैं। कोई स्थानीय रीति रिवाज नहीं जानता, तो कोई रोजमर्रा की दिक्कतों से जूझता है। इसी वजह से कई रिटर्नर्स मिलकर विला डिस्पोरा जैसी सामुदायिक जगहों में रहते हैं, जहां नए लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं। फिर भी सवाल ये है, क्या ये पूरी तरह स्थानीय समाज में घुल मिल पाते हैं? लेख ये भी दिखाता है कि अमेरिकी लहजा और हल्की त्वचा जैसे कारणों से उन्हें घाना में कई बार खास सुविधा मिल जाती है। यानी अमेरिका में जो भेदभाव झेलना पड़ता था, उसका उल्टा अनुभव यहाँ मिलता है। लेख का असली निचोड़ ये है, ये वापसी केवल जमीन बदलने की नहीं, बल्कि आत्मा की खोज है। कई रिटर्नीज इसे सोल मिशन मानते हैं, यानी अपनी जड़ों से जुड़कर आत्मिक शांति पाना। लेकिन ये सफर आसान नहीं है। स्थानीय लोगों को लगता है कि विदेशियों के आने से महंगाई और मकानों के दाम बढ़ रहे हैं, जबकि लौटने वाले लोग अपराध बोध और विशेषाधिकार की उलझन में रहते हैं। कुल मिलाकर ये कहानी बताती है कि गुलामी की ऐतिहासिक पीड़ा आज भी अफ्रीकी अमेरिकियों की सोच और पहचान पर गहरी छाप छोड़ती है, और घाना की धरती उनके लिए आश्रय और सवाल दोनों साथ लेकर आती है। द डेली स्टार में प्रकाशित संपादकीय में बांग्लादेश के खगड़ाछड़ी जिले की हालिया गैंगरेप की घटना पर गुस्सा और चिंता जताई गई है। ये घटना एक 8वीं कक्षा की आदिवासी लड़की के साथ हुई, जिसे ट्यूशन से लौटते समय अगवा कर खेत में बेसुध हालत में पाया गया। लेख कहता है, ये सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि पहाड़ी इलाकों में रहने वाली आदिवासी महिलाएं और बच्चियां कितनी असुरक्षित हैं। लेख साफ करता है कि पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है, लेकिन चिटगांग हिल ट्रैक्स की महिलाएं सबसे ज्यादा निशाने पर हैं। यहाँ यौन हिंसा सिर्फ अपराध नहीं रहती, बल्कि आदिवासी समुदायों को हाशिए पर धकेलने और उनकी जमीन छीनने का औजार बन जाती है। पिछले साल भी कई ऐसी घटनाएं हुई। कुछ में गिरफ्तारियां हुई, लेकिन ज्यादातर मामलों में इंसाफ अधूरा ही रह गया। यही वजह है कि अपराधी बेखौफ हैं और पीड़ित समुदाय और भी असुरक्षित। संपादकीय याद दिलाता है कि इस इलाके में शांति और सुरक्षा का वादा करने वाला CHT पीस अकॉर्ड आज तक पूरी तरह लागू नहीं हुआ। यही अधूरापन, साथ ही अपराधियों के लिए सजा का डर ना होना, महिलाओं के खिलाफ हिंसा को और बढ़ा रहा है। स्थानीय संगठनों और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक पुरानी घटनाओं में इंसाफ नहीं मिलेगा, नई घटनाएं रुकने वाली नहीं हैं। अंत में लेख जोर देकर कहता है कि खगड़ाछड़ी की इस घटना के दोषियों को तुरंत पकड़कर सजा दी जानी चाहिए। सिर्फ तेज और निष्पक्ष न्याय ही इस दुष्चक्र को तोड़ सकता है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike.